नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। हम इंडिया की इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ को देखेंगे। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहां से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी को देखा जाए तो मिडिल इनकम डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी, ये टाइप है इसकी इकोनॉमी का, कि रिच नहीं कह सकते, मिडिल इनकम है यहाँ पे। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि एक इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट, आप इसको कहेंगे कंट्रोल्ड, और एक होती है ओपन, फ्री मार्केट इकोनॉमी इसको बोला जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं। 6th लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी में आपको देखना है कि रशिया 11th लार्जेस्ट था, इंडिया 6th लार्जेस्ट है, रशिया से भी आगे है। और 2022 में हमारी प्रोजेक्टेड जीडीपी 3.25 ट्रिलियन डॉलर्स होगी। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी में। परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना की फर्स्ट है, याद रखिएगा। ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट करते चलेंगे तो आसानी रहेगी। 2023, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, ये 2 अलग अलग दौर है। एक तरफ यूपीए की सरकार का दौर और थोड़ा सा उसके बाद जो है एनडीए की गवर्नमेंट का। 2013 से 2018 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ चाइना की जीडीपी ग्रोथ से भी ज्यादा थी, और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था इंडिया। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देखिए ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स, जेनरिक ड्रग्स, मेडिसिन्स एंड इट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फुलफिल्स ओवर 50% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन डिमांड। दुनिया की टोटल वैक्सीन डिमांड का 50% कौन फुलफिल कर रहा है? इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। दिस इज द इकोनॉमिक पावर। आप इसको अलग अलग लिखें तो भी ठीक है, अगर एक में लिख दें कि आप हेडिंग डालें फॉलोइंग आर द रीजंस, या डाल के नीचे सारे के सारे एक साथ लिख देंगे तो 5 और 7 12 और 3 15 पॉइंट हो जाएंगे, 16 17 पॉइंट, तो 17 पॉइंट में 4 नंबर तो देगा। नाउ मिलिट्री पावर, इंडियन आर्मी अनडाउटेडली वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी है। इसका कोई हथियारों के दम पे लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती। अगर हथियारों के दम पे ही लड़ाइयाँ जीत ली जाती तो फिर हथियार पाकिस्तान के पास भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनसे तो कुछ नहीं होगा। जब आपका फाइटर, आप मिग 21 उड़ाते हुए F-16 को गिरा सकते हैं, तो ये साबित कर दिया ना आपने कि उस हथियार से ज्यादा खतरनाक उस हथियार को चलाने वाला होता है। तो इंडिया ने स्ट्रेंथ को प्रूव किया है। न्यूक्लियर पावर इंडिया बना 1998 में। देखिए 1974 में बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसको नाम दिया आपने स्माइलिंग बुद्धा। इस स्माइलिंग बुद्धा, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध। 1974 मुस्कुराते हुए बुद्ध आपने टेस्ट किया। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद आपने कहा कि वी आर नॉट न्यूक्लियर पावर इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, लेकिन हम इस न्यूक्लियर पावर का प्रयोग करेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, पावर के लिए, एनर्जी के लिए। दैट वाज अलाउड कि ठीक है। आपने सीटीबीटी साइन नहीं की 1995 में, और ना उससे पहले आपने एनपीटी को साइन किया था। 1995 में आपने कोशिश की कि चलो बम फोड़ते हैं, लेकिन आप पकड़े गए, अमेरिका ने आपको रोका, और 1998 में आप लोगों ने पता ही नहीं चलने दिया, उनकी नाक के नीचे 5 बम फोड़ डाले। 1998 इंडिया बिकेम अ फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर पावर। 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 2 हाइड्रोजन बॉम्ब्स आपने टेस्ट किए और अपने आप को दिखा दिया सारी दुनिया को कि अब औकात में रहना। 14 लाख एक्टिव पर्सनल है हमारे पास, 2nd लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की, 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग है हमारी, डिफीटेड इट्स एनिमी मेनी टाइम्स। आप 19 देखिए, इंडियन आर्मी का इतिहास 1947 के बाद का नहीं है। अगर आप देखें तो भारत क्या है एक्चुअल में, आप कितनी आप दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हैं। आपकी यहां पर जो है सेना रही है, उससे सारी दुनिया जीती है। पर फिर इतना नहीं लिखेंगे हम, वरना फिर इन लोगों की आग लग जाएगी कि ये क्या लिख दिए हो। तो 1965 में आपने हराया, 1971 में आपने हराया,
1999 में आपने हराया, 3 बार आपने शो किया है, फर्स्ट थिंग मेनी टाइम्स। और गलवान लद्दाख आप पीछे हटे ही नहीं कि मारेंगे, अगर चाइनीज आए मारेंगे तुम लोगों को, तुम हमारे 10 सैनिकों को शहीद किए ना, तुम्हारे 40 मारेंगे, एक के बदले 4। एक्सपर्ट इन किलिंग एनिमीज इन देयर होम्स। देखिए इंडियन आर्मी का एक्चुअली ये इंतजार में रहते हैं, मैं बताता हूँ, ये लोग वेट करते हैं कि कैसे एक बार पीएमओ से फोन आए, यार निपटाओ, और ये फटाफट फिर अपनी प्लानिंग, ये तैयार रहते हैं कि बस एक बार सरकार कह दे कि यार निपटाओ इन लोगों। ये अगर इनको शाम को फोन किया जाए, कहा जाए कि कल सुबह तक पाकिस्तान जाए, मिल जाएगा, लपेट देंगे ये लोग। तो दुश्मन के घर में घुस के उसको मारने में इंडियन आर्मी की एक्सपर्टीज है। आप देखें यार, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने एयर स्ट्राइक की, क्या उखाड़ लिया उन्होंने आपका? कुछ नहीं। थर्ड, सिक्स्थ, न्यूक्लियर पावर्ड आईसीबीएम्स एंड एसआरबीएम। आपके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, अग्नि है आपके पास, पृथ्वी है आपके पास, शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं, इक्विप्ड विद लेटेस्ट आर्म्स, जिसमें S-400 डिफेंस के लिए है, एंड ब्रह्मोस, रशिया और आपने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस। इट्स अ हाइपरसोनिक मिसाइल, साउंड से 3 गुना ज्यादा तेज इसकी आवाज जो है, स्पीड है। जब तक मेरी आवाज आपके पास पहुंचेगी, उससे 3 गुना समय कम में आपके पास ये मिसाइल पहुंच जाएगी। माने इसकी आवाज सुनाई देगी, तब तक तो आप यमलोक पहुंच जाएंगे। अब आपके पास आती है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। नाउ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स, देखिए इंडिया was offered the seat in United Nations as a permanent member, but that time our Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू, he refused that seat। और उन्होंने क्यों रिफ्यूज किया, उसका कारण तो जो है एक विवादास्पद बात है, उनकी गलती थी ये, अनडाउटेडली ये गलती थी उनकी। उस समय आप नॉन अलाइंड थे, आप सारी दुनिया में शांति लाना चाहते थे, क्या आप यूएन के माध्यम से सारी दुनिया में शांति नहीं ला सकते थे? अगर आपने संयुक्त राष्ट्र में आपने अगर स्थायी सदस्यता ले ली होती, परमानेंट सीट ले ली होती, क्या तब आप महाशक्तियों के ऐसे प्रपोजल्स जो विश्व को संकट में डालते, उन पर रोक नहीं लगा सकते थे? आप लगा सकते थे, लेकिन पंडित जी ने उस समय पता नहीं क्या सोचा और ये कहा, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, उन्होंने मना करते हुए कहा कि ये चाइना को दे दो। क्यों भाई, चाइना आपके मौसी का लड़का है, चाइना को दे दो। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अलायंस, क्वाड, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, क्वाड। 4, बैलेंसेस इट्स राइवल्स। देखिए इंडिया डरता नहीं है, डरना वरना छोड़ रखा है। अपने राइवल्स को कैसे बैलेंस किया? यूएस वाज अगेंस्ट इंडियाज डील विद रशिया ओवर S-400 कि आप ये मत खरीदो, हमारा वाला खरीद लो। इंडिया सेड कि हम S-400 लेंगे। द यूएस वाज ट्राइंग टू पुट सम सैंक्शंस कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगा दो, तुम लगा दो, तुम लगाओ प्रतिबंध, साला देखा जाएगा इस बार। पर टेंशन ही नहीं ली। लेकिन यूएस को पता है कि इंडिया की इतनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ थी कि इनको बैलेंस कर दिया और ले भी लिया और कोई सैंक्शंस भी नहीं लगे। सो नाउ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारी पावर्स हैं, इसरो इज अ प्राइड ऑफ इंडिया, यू नो। इसरो ने जो करके दिखाया है, पहला रॉकेट जब आपने लॉन्च किया तो उसको साइकिल पे आप रख के लेके गए थे, और साइकिल पे रख के जब इंडिया ने अपना पहला, मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने जब अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो उसको साइकिल पे रख के आप लेके गए। तो उस साइकिल पे रख के रॉकेट ले जाने से एक साथ स्पेस में 104 सैटेलाइट्स इसरो ने भेजे। इसरो ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि नासा जितनी डिफेंस स्पेंडिंग, नासा जितनी जो है इनके ऊपर इतने फंड्स अवेलेबल ना होते हुए भी हम कुछ भी कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, आज इंडिया में आके वेस्टर्न पावर्स अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाना चाहते हैं। अगर इसरो को प्रॉपर फंडिंग मिली होती और तो आज इंडिया, देखिए इंडिया इज नॉट अ डेवलपिंग नेशन। इंडिया
इज अ डेवलप्ड कंट्री। इंडिया कभी से डेवलप्ड है। आप समझ ही तो नहीं पाए इंडिया के रियल साइंस को। आप साइंस में सबसे आगे थे। जब सारी दुनिया जो है शिकार करके खा पी रही थी, तब आपके यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब आपके यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन थी। जब दुनिया को किसी चीज का ज्ञान ही नहीं था, तब आप लोग उन्नति के उस शीर्ष स्थान पे थे जहां आज भी नहीं रहा जा रहा आपसे। जो स्टैंडर्ड्स दुनिया आज नहीं बना पा रही, वो आपने आज से 5000 साल पहले अचीव किए। जो वेपन्स की साइंस आपके पास थी, आप समझे आपका किस तरह से नुकसान किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी 90 लाख किताबें यहां पर थी। बख्तियार खिलजी ने आपकी उस धरोहर को, आपकी 90 लाख किताबों को जला दिया। आप सोच के देखिए भारत का कितना विध्वंस किया गया। 90 लाख किताबें, 90 lakhs बुक्स। आप सोच के देखिए, ज्ञान की कमी थी क्या आपके पास? आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन स्थितियां बदली। आज आपका इतिहास, आप किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? आश्चर्य होता है इस बात को देख करके कि आप किसका इतिहास पढ़ रहे हैं। आपके लिए इतना दुखदाई है, भारत के लिए ये बात इतनी दुखदाई है कि भारत की जनता उन लोगों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रमाणिक मानती है जिसने भारत पर 200 साल राज किया। इन द नेम ऑफ मेकिंग इंडिया सिविलाइज्ड कंट्री, दे लूटेड इंडिया। अरे इंडिया को सिविलाइज्ड बनाओगे तुम, इंडिया को सिविलाइज्ड बनाओगे तुम। अरे जब तुम नंगे घूम रहे थे तब इंडिया ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा था। इंडिया को सिविलाइज करोगे आपके हिस्टोरियंस, आप देखें जरा। मैं आपको एक हिस्टोरियन का नाम बताता हूं, विंसेंट आर्थर स्मिथ। आप इस आदमी की किताब को पढ़े कभी? इस आदमी ने इंडिया के खिलाफ जो लिखा, विंसेंट आर्थर स्मिथ, he wrote in his book अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। What he wrote? He said कि Indians are only familiar with despotism. इंडियंस को कुछ पता ही नहीं है, इंडियंस ने बस तानाशाही देखी है। आप इस आदमी को, अबे तुम्हारे खुद के वहां पे रूलर्स, किंग और क्वीन हैं, ये दुनिया को बताएंगे आप? और इस आदमी की एक किताब 19th सेंचुरी के हिस्टोरियंस के लिए लगभग 50 साल तक एज ए बेसिस काम करती है। एक ऐसा आदमी जो अपनी किताब में इंडिया के बारे में बिना किसी प्रमाण के वो अपनी किताब में लिखता है, इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है, और हिस्टोरियंस के लिए 50 साल तक, 50 इयर्स तक ये बुक आपका बेसिस फॉर्म करती है। लेकिन आप सीबीएसई के हिसाब से पढ़ें इसको, बस फिलहाल आप इसी पे पढ़ें, और यही आपको इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक पावर को याद रखना है।